अध्याय 32। तुम बस सपना देख रही हो। स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस के अंदर का माहौल काफी तनावपूर्ण था। क्लास एफ के सभी विषयों के टीचर्स को अलर्ट कर दिया गया था और वे अब अवनी के एग्जाम पेपर्स की जांच करने के लिए इकट्ठा हुए थे। बाहर गलियारे में भी बहुत से छात्र तमाशा देखने के लिए जमा हो गए थे। एक टीचर ने कहा, भले ही आर्ट्स के पेपर के सवाल घुमावदार थे, लेकिन वे सिलेबस के दायरे में ही थे। वे विषय पहले पढ़ाए जा चुके थे। किंग हे स्कूल में बहुत से होशियार छात्र हैं और अवनी अकेली नहीं है जिसे पूरे नंबर मिले हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अवनी जैसा छात्र ऐसा रिजल्ट ला सकता है? और भाषा लैंग्वेज में पूरे नंबरों को सही कैसे ठहराया जा सकता है? भले ही उसका निबंध चेक करने वाले को पसंद आ गया हो, लेकिन क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गद्यांश में उसके एक भी नंबर नहीं कटे? एक अन्य टीचर ने अपना शक जताया। भाषा के टीचर मिस्टर शर्मा ने भी अपनी बात रखी। अवनी, मैंने अभी तुम्हारा पेपर गौर से देखा है। तुम्हारे कॉम्प्रिहेंशन के जवाब शब्द दर शब्द आंसर की से मेल खाते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि ये कैसे हुआ? अवनी ने बिना घबराए तुरंत जवाब दिया। मैंने ये दोनों सवाल पहले देखे थे और मुझे इनके जवाब याद थे। पहला सवाल प्रोविंस ए के पिछले साल के बोर्ड पेपर से था और दूसरा नेशनल 13 स्कूल्स के दूसरे सिमुलेशन एग्जाम से आया था। अवनी को उन सवालों का सोर्स इतनी सटीकता से बताते देख मिस्टर शर्मा की आंखें चमक उठीं। हैरत अंगेज, इन दोनों सवालों का सोर्स बिल्कुल सही है। चूंकि ये सवाल बहुत कठिन माने जाते थे, इसलिए हमने इन्हें क्लास में कवर नहीं किया था। लेकिन सवाल अच्छे थे, इसलिए हमने इन्हें इस बार एग्जाम में डाल दिया। छोटी बच्ची, क्या तुमने ये दोनों सेट्स भी हल किए थे? आमतौर पर टीचर्स कॉम्प्रिहेंशन के लिए सिर्फ तरीका सिखाते हैं। वे कभी छात्रों को जवाब रटने के लिए नहीं कहते, क्योंकि वही सवाल बोर्ड एग्जाम में आने की उम्मीद कम होती है। तो क्या अवनी ने कॉम्प्रिहेंशन के जवाब भी रट लिए थे? जब टीचर्स आपस में बहस कर रहे थे, तभी एक 30 साल का आदमी जो नींद में लग रहा था अपनी चप्पलें घसीटते हुए अंदर आया। अगर एग्जाम पेपर लीक हुए थे तो तुमने मेरे सब्जेक्ट मैथ्स में 0 क्यों स्कोर किया? स्टूडेंट अफेयर्स की हेड ने उस आदमी के ढीले ढाले हुलिये को देखा और अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मिस्टर खन्ना, टीचर जाओ, ये स्कूल है, कृपया अपने पहनावे का ध्यान रखें। मिस्टर खन्ना ने जम्हाई लेते हुए कहा, वैसे भी सुबह मेरी कोई क्लास नहीं है। भले ही हेड को उनका हुलिया पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। मिस्टर खन्ना भले ही अस्त व्यस्त रहते थे, लेकिन चूंकि क्लास एफ के मैथ्स का रिजल्ट हमेशा पूरे स्कूल में टॉप पर रहता था, इसलिए प्रिंसिपल भी उन्हें कुछ नहीं कहते थे। मिस लीना ने चिढ़कर कहा, शायद वो मैथ्स के जवाब रट नहीं पाई होगी। वैसे भी कोई सामान्य इंसान कॉम्प्रिहेंशन के जवाब क्यों रटेगा जब वे सवाल टीचर्स ने पढ़ाए ही नहीं थे? मुद्दा यह है कि उसने चोरी की है और अब वो इस बात से मुकर नहीं सकती। स्टूडेंट अफेयर्स की हेड ने गंभीर चेहरे के साथ अवनी की ओर देखा और उससे पूछताछ शुरू की। अवनी, तुम्हें एग्जाम के सवाल कहां से मिले? अवनी बेपरवाह थी। मुझे सवाल तब मिले जब एग्जाम हॉल में पेपर बांटे गए। मिस लीना चिल्लाईं, देखिए सब लोग, ये अभी भी झूठ बोल रही है। अवनी ने ठंडी नजरों से मिस लीना की ओर देखा। मिस लीना, अगर आप दावा करती हैं कि मैंने चोरी की है तो कृपया सबूत पेश करें। अगर आपके पास कोई सबूत है कि मुझे पेपर पहले ही मिल गए थे तो मैं अभी किंग हे छोड़कर चली जाऊंगी। अगर नहीं तो मैं उम्मीद करती हूं कि स्कूल मेरा निष्कासन पत्र, एक्सपल्शन नोटिस वापस ले लेगा। मिस लीना तंज कसते हुए बोली, तुम बस सपना देख रही हो। मिस्टर खन्ना ने एक कुर्सी ढूंढी, उस पर बैठ गए और हाथ हिलाते हुए बोले, इतनी बहस के बाद अगर आप ये तय करना चाहते हैं कि इस लड़की का रिजल्ट असली है या नहीं, तो क्यों ना इसका फिर से टेस्ट ले लिया जाए? क्या हमारे पास पेपर्स का दूसरा सेट भी नहीं है? चलो इसका अभी रीटेस्ट लेते हैं। रीटेस्ट? मिस्टर खन्ना की बात सुनकर सभी टीचर्स चुप हो गए। अगर वे सच जानना चाहते थे तो यही इकलौता रास्ता बचा था, क्योंकि अवनी कुछ भी कबूल करने को तैयार नहीं थी। 33, सबकी बराबर इज्जत। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है, भाषा लैंग्वेज के टीचर ने सिर हिलाते हुए कहा। वे खुद उत्सुक थे कि अवनी सच बोल रही है या नहीं। ये देख बाकी टीचर्स ने भी एक दूसरे की ओर देखा और आखिरकार राजी हो गए। मिस लीना गुस्से में बोली, अवनी, तुम्हारी वजह से इतने सारे लोग यहां जमा हुए हैं और अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, सच कबूल कर लो। अपनी इज्जत पूरी तरह नीलाम होने का इंतजार मत करो। तुमने क्लास एफ का नाम मिट्टी में मिला दिया है। अवनी हंसी। मिस लीना, सवाल आपने उठाए थे और इन सभी टीचर्स को यहां आपने ही इकट्ठा किया है। अगर सबका वक्त बर्बाद हुआ है तो इसकी जिम्मेदार आप हैं। तुम। इससे पहले कि मिस लीना कुछ और हंगामा खड़ा करती, अवनी ने सीधे बाकी टीचर्स की ओर देखा और कहा, टीचर्स, आपको इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। अगर हम सेट बी का पेपर इस्तेमाल करेंगे तो मिस लीना फिर से मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा सकती हैं और फिर मैं चाहे गंगा में भी नहा लूं, खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगी।
कैसा रहेगा अगर हर टीचर अभी इसी वक्त मौके पर 5-5 सवाल तैयार करें? कुल 25 सवाल होंगे, और अगर मैंने एक भी गलती की तो मान लीजिएगा कि मैंने चोरी की है। मिस्टर खन्ना, जाओ सिंह ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, अरे अवनी, तुम्हारी गणित मैथ तो बड़ी मुसीबत है। भाषा, गणित, राजनीति, इतिहास और भूगोल के साथ कुल मिलाकर 30 सवाल होने चाहिए ना? अवनी का चेहरा उतर गया। मैथ्स को इसमें नहीं गिना जाना चाहिए। मिस्टर खन्ना ने अपनी भौहें चढ़ाईं। मैथ्स को क्यों नहीं? अवनी ने सपाट चेहरे के साथ जवाब दिया, क्योंकि मुझे मैथ्स से नफरत है। मिस्टर खन्ना ने तुरंत अपने दिल पर हाथ रखा, जैसे उन्हें गोली लग गई हो, और बड़े दुखी मन से बोले, ऐसा मत करो, मैथ्स में क्या बुराई है? मेरी क्लास तो सबसे मजेदार होती है। अवनी ने उन्हें बस एक खाली नजर से देखा। मजेदार नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा सिरदर्द वाली। टीचर्स ने थोड़ी देर चर्चा की और सर्वसम्मति से तय किया कि अवनी का सुझाव सबसे निष्पक्ष है और इससे वक्त भी बचेगा। सभी टीचर्स ने 5-5 सवाल तैयार किए। बहुत जल्द 25 सवालों को प्रिंट किया गया और 5 छोटे टेस्ट्स में बांट दिया गया। गणित के टीचर मिस्टर खन्ना भी अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने भी 5 सवाल तैयार किए। वे अवनी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। हेड ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स ने अपनी घड़ी देखी और ऐलान किया, तुम अब शुरू कर सकती हो। क्या आधा घंटा तुम्हारे लिए काफी है? हाँ, अवनी ने कोई विरोध नहीं किया। वो बैठ गई और सवालों के जवाब देने लगी। सभी टीचर्स पास के सोफे पर बैठकर चाय पीते हुए इंतजार करने लगे। मिस लीना अवनी को सिर झुकाकर टेस्ट देते हुए देख रही थीं। उनके चेहरे पर मजाक था। वे देखना चाहती थीं कि ये लड़की आखिर कब तक नाटक कर पाएगी। अवनी ने ऊपर से नीचे तक एक बार सवालों को देखा और फिर लिखना शुरू कर दिया। उसे किस्मत के भरोसे तुक्का मारने से रोकने के लिए इसमें कोई मल्टीपल चॉइस सवाल नहीं रखे गए थे, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरे थे। 10 मिनट से भी कम समय में उसने सारे सवाल पूरे कर लिए। कई टीचर्स उसके आसपास जमा हुए और जल्दी से उसका काम चेक किया। आखिरी फैसला था, पूरे नंबर, परफेक्ट स्कोर, सिवाय मैथ्स के जिसे उसने छुआ तक नहीं था। अवनी की असली काबिलियत को परखने के लिए ये सवाल सिमुलेशन एग्जाम जितने ही कठिन थे, लेकिन आखिरकार इस लड़की ने फिर से हर एक सवाल का सही जवाब दिया था। इंग्लिश टेस्ट का आखिरी सवाल चेक करने के बाद मिस लीना का चेहरा तुरंत बदल गया। ये नामुमकिन है। अवनी हमेशा से पीछे से फर्स्ट आती रही है। ये कैसे हो सकता है कि रातों रात उसकी पढ़ाई इतनी सुधर गई? अवनी ने जवाब दिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक जीनियस हूं? पफ्त। पहले से उदास बैठे मिस्टर खन्ना उसकी बात सुनकर हंस पड़े। शायद इस लड़की को पहले से ही जवाब आते थे, लेकिन ये जानबूझकर खाली पेपर जमा करती थी। बागी बच्ची, मैं अब सब समझ गया। अब जब सच सामने आ गया है तो किंग हे स्कूल को एक और होनहार छात्रा मिल गई है। क्या ये जश्न मनाने वाली बात नहीं है? फिर वो बड़े दुखी चेहरे के साथ अवनी की ओर मुड़े। लेकिन अवनी, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम मैथ से इतनी नफरत करती हो। क्या हम भविष्य में बारिश और ओस सबको बराबर प्यार और इज्जत बांटने का समझौता कर सकते हैं? सॉरी सर, ये नहीं हो सकता। अवनी ने हेड ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स की ओर देखा और वो मुद्दा उठाया जो उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। तो मेरे निष्कासन पत्र, डिसमिसल नोटिस का क्या हुआ? हेड ने टेस्ट पेपर को देखा, काफी देर तक सोचा और आखिरकार कहा, स्कूल के नियमों के मुताबिक तुम्हारे बेहतरीन रिजल्ट्स को देखते हुए निकालने के फैसले को अभी टाला जा सकता है। हम कुछ समय तक तुम्हारे व्यवहार पर नजर रखेंगे। अगर तुम साबित कर देती हो कि तुम सुधर गई हो तो ये फैसला पूरी तरह वापस ले लिया जाएगा। अध्याय 34, अलविदा मेरा जूता। ये कैसे हो सकता है? आप एक ऐसे फैसले को कैसे बदल सकती हैं जो पहले ही लिया जा चुका है? मिस लीना घबराते हुए जोर दिया। इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना कितना मुश्किल था और उनका पूरा प्लान ऐसे ही चौपट हो गया। हेड ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स ने गंभीर स्वर में कहा, मिस लीना, ये स्कूल के नियमों के मुताबिक है। इसके अलावा, जैसा कि आप जानती हैं, स्कूल के लिए ग्रेजुएशन रेट, छात्रों के पास होने की दर सबसे ज्यादा मायने रखती है। अवनी में बहुत पोटेंशियल क्षमता है, इसलिए उसे बेहतर दिशा दिखाने के लिए और मेहनत करें। मिस लीना संतुष्ट नहीं थी, लेकिन अब सभी टीचर्स गवाह थे कि अवनी का रिजल्ट असली था। वो स्कूल के लिए अच्छे रिजल्ट्स की अहमियत भी समझती थीं। धत तेरे की, मुझे 80% यकीन था कि इस बार मैं इस लड़की को यहां से खदेड़ दूंगी। उधर अवनी का रीटेस्ट खत्म ही हुआ था कि बाहर छिपे छात्रों ने क्लास में ये खबर फैला दी। खबर सुनते ही पूरी क्लास एफ में खलबली मच गई। अवनी, जो हमेशा क्लास में आखिरी आती थी, उसने सच में क्लास टॉप कर लिया। हमने अपनी आंखों से देखा है। वहां मौजूद सभी टीचर्स ने नए सवाल बनाए थे और उसने सबके सही जवाब दिए। साथ ही उसे निकालने का फैसला भी फिलहाल टाल दिया गया है। बाप रे, ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा था कि अब हमें उस भूतनी को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन अब हमें फिर से उस आंखों के कांटे को झेलना होगा।
सिर्फ थोड़े अच्छे नंबर ही तो आए हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? अगर उसके पास इतने अच्छे नंबर ना होते तो इतनी बदसूरत शक्ल के साथ तो उसका मर जाना ही बेहतर था। बहुत जल्द मिस लीना उदास चेहरा लेकर क्लास में लौटी और अवनी उनके पीछे पीछे आ रही थी। क्लास में तुरंत सन्नाटा छा गया और सबकी निगाहें अवनी पर टिक गईं। आखिरकार ये किसी सदमे से कम नहीं था कि क्लास की सबसे फिसड्डी छात्रा अचानक टॉप पर पहुंच गई। क्लास मॉनिटर, इधर आओ और सबको उनके रिजल्ट्स बांट दो। छात्रों, अपने पेपर्स मिलने के बाद कृपया गलतियों को ध्यान से चेक कर लें। मिस लीना ने रूखे अंदाज में ये बातें कहीं। उन्होंने ये जिक्र तक नहीं किया कि ऑफिस में क्या हुआ और न ही अवनी के बेहतरीन प्रदर्शन पर कोई कमेंट किया। आखिरकार वो अपनी तारीफ करके अपने ही गाल पर तमाचा थोड़ी न मारती कि अवनी ने कितना बड़ा सुधार किया है। मिस लीना का बर्ताव देखकर हर कोई पल भर में समझ गया कि अवनी के क्लास में फर्स्ट आने वाली अफवाह सच थी। मिस लीना, अब सब लोग अपनी सीटें बदल लें। ये सुनकर कि सीटें बदलनी पड़ेंगी, छात्र शोर मचाने लगे। कोई खुश था तो कोई परेशान। अवनी का एक बहुत बड़ा संकट टल चुका था, इसलिए वो बहुत अच्छे मूड में थी। उसने अपनी चीजें समेटते हुए अपने पुराने सीट पार्टनर की तरफ हाथ हिलाया। अलविदा क्लासमेट शिवा, सीशिया, बधाई हो, आखिरकार तुम्हें मेरा ये डरावना चेहरा अब और नहीं देखना पड़ेगा। लड़के ने अपने हाथ में पकड़े रिजल्ट स्लिप को इतनी जोर से भींचा कि उसके माथे की नसें तन गईं। अलविदा मेरा जूता। करीब 10 मिनट बाद सब अपनी नई सीटों पर जाकर जम गए। तभी सबकी निगाहें पहली रो, फर्स्ट रो की एक जोड़ी को अजीब तरह से घूरने लगी। पहली रो की सबसे बाईं लेफ्ट सीट पर अवनी बैठी थी और उसके ठीक दाईं राइट तरफ था शिवा। इस वक्त शिवा ने अपनी बगल में बैठी उस लड़की को तिरछी नजरों से देखा जो पिछले कई दिनों से उसे बुरे सपने दे रही थी। उसकी आंखों की चमक जैसे बुझ सी गई। अगर उसे पता होता कि इसका अंजाम ये होगा तो वो नंबर 2 आने के बजाय क्लास में आखिरी आना पसंद करता। अवनी ने सहानुभूति के साथ उसकी ओर देखा। जवान लड़के, मेरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ हैं। जिंदगी अभी बहुत लंबी है, ये छोटी सी रुकावट उसके सामने कुछ भी नहीं है। शिवा ने अपने बढ़ते गुस्से को दबाते हुए एक गहरी सांस ली। चुप हो जाओ। अवनी ने आखिरकार उसे छेड़ना बंद किया और डेस्क पर सिर रखकर सोने लगी। उसने अभी अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च की थी, इसलिए उसे रिचार्ज होने की जरूरत थी। जब सब अपनी नई सीटों पर सेट हो गए तो मिस लीना ने आगे कहा, एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, लेकिन अब हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्कूल के बड़े अधिकारियों का इंस्पेक्शन, निरीक्षण होने वाला है। स्कूल ने एक आर्ट्स परफॉर्मेंस आयोजित की है और हर क्लास को एक नाटक पेश करना है। पिछली क्लास मीटिंग में हमने तय किया था कि हमारी क्लास स्नो वाइट नाटक करेगी और शिवा को प्रिंस राजकुमार चुना गया था। हालांकि हमने ये तय नहीं किया था कि फीमेल लीड यानी स्नो वाइट कौन बनेगी। अध्याय 35, अपना हाथ काट दो। जैसे ही मिस लीना ने नाटक का जिक्र किया, पूरी क्लास के छात्रों की आंखें चमक उठी, खासकर लड़कियों की। इस परफॉर्मेंस के लिए क्लास की लड़कियों के बीच काफी समय से कैटफाइट चल रही थी। फीमेल लीड का नाम अब तक तय न हो पाने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि कुछ लड़कियां इसके लिए बहुत बुरी तरह लड़ रही थीं। क्लास के कई छात्र रसूखदार परिवारों से थे, जिसकी वजह से स्थिति बहुत पेचीदा हो गई थी। लड़कियों ने गुपचुप तरीके से वोट खरीदे, दूसरे छात्रों को डराया धमकाया कि वे उन्हें ही वोट दें, और बात स्कूल में हाथापाई तक पहुंच गई थी। मिस लीना की हालत बहुत खराब थी। वे समझ नहीं पा रही थीं कि किसका पक्ष लें। इसीलिए उन्होंने लीड रोल का फैसला एग्जाम्स के बाद तक के लिए टाल दिया था। बहुत सोचने के बाद उन्होंने तय किया कि पर्चियां डालना सबसे सही तरीका होगा और इससे लड़कियां दोबारा नहीं लड़ेंगी। मिस लीना ने आगे कहा, निष्पक्ष रहने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर छात्र को मौका मिले, मैंने फैसला किया है कि हम पर्चियां डालकर उम्मीदवार तय करेंगे। कोई भी इससे असहमत नहीं होगा। टीचर, मुझे मंजूर है। मुझे भी पर्चियां डालकर ही फैसला करते हैं। सभी छात्र मिस लीना की बात से सहमत हो गए। जिन लड़कियों के पास पहले कम मौका था, उन्हें अब बराबरी का मौका मिल रहा था। चूंकि अब सब एक ही स्तर पर थे तो स्वाभाविक था कि ज्यादातर छात्र मान गए। सिर्फ उन कुछ लड़कियों ने गुस्से में देखा जिनके जीतने के चांस ज्यादा थे, खासकर क्लास की सबसे सुंदर लड़की रिया, जिसे पूरी क्लास हमेशा शिवा के साथ जोड़ने के लिए चिढ़ाती रहती थी। मिस लीना ने राहत की सांस ली। उन्होंने क्लास मॉनिटर से कहा कि क्लास की हर लड़की का नाम छोटी पर्चियों पर लिखकर एक डिब्बे में डाल दे। इस पर्ची को निकालने के लिए हम शिवा को बुलाएंगे। मिस लीना ने कहा। आखिरकार अगर कोई और पर्ची निकालता तो लड़कियां फिर से नाराज हो जाती। सभी लड़कियां इस बात पर राजी हो गईं। सब सोच रही थीं कि स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का पर्ची निकालेगा और जिसका नाम चुना जाएगा उसने यकीनन पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा। मॉनिटर डिब्बा लेकर आया। शिवा,
शिवा इस वक्त बहुत ही खराब मूड में था और उसका मन इन सब में बिल्कुल नहीं था। सभी छात्रों की बेताब नजरों के बीच उसने लापरवाही से डिब्बे में हाथ डाला, एक पर्ची निकाली और बिना देखे उसे मॉनिटर की तरफ उछाल दिया। मॉनिटर ने वो पर्ची पकड़ी, उसे अपनी ओर घूरती लड़कियों की नजरों से डर लगने लगा। ओह, शिवा ने जिसका नाम निकाला है वो है, मॉनिटर बोलते हुए धीरे से पर्ची खोलने लगा। जैसे ही वो नाम पढ़ने वाला था, मॉनिटर पर्ची को घूरने लगा और वहीं बुत बनकर खड़ा रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और मुंह खुला का खुला, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। शिवा ने देखा कि मॉनिटर का चेहरा अजीब सा हो गया है। उसने अपनी भौहें चढ़ाईं और उसकी ओर देखा। मॉनिटर के हाव भाव देखकर उसे कुछ बुरा होने का संकेत मिल रहा था। इस वक्त मॉनिटर की हिम्मत न तो शिवा की आंखों में देखने की हो रही थी और न ही क्लास की लड़कियों की तरफ। सबके दबाव डालने पर उसने थूक गटका और हकलाते हुए बोला, जिसका नाम निकला है वो है अवनी। क्या कहा तुमने? शिवा ने मॉनिटर के हाथ से पर्ची झपट ली। पर्ची पर अवनी लिखा था, 4 अक्षर बिल्कुल साफ साफ। तभी बगल में हो रहे शोर से अवनी की नींद खुल गई। उसने अपने मुंह के कोने से लार पोंछी, अपनी नींद भरी आंखें खोली और अपने बगल में बैठे शिवा को देखा। क्या हुआ? शिवा ने उस लड़की के डरावने चेहरे को देखा, जिसके बाल किसी भूतनी की तरह बिखरे हुए थे, जिस तरह से वो लार टपका रही थी और उसकी आधी खुली आंखें। उसने मन ही मन सोचा, मैं वाकई अपना ये हाथ काट देना चाहता हूं। अध्याय 36, लड़का है या अंधा। जैसे ही नतीजे सामने आए, पूरी क्लास में विरोध की लहर दौड़ गई। अवनी, स्नो वाइट, ये मजाक हो रहा है क्या? मॉनिटर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमने कैसी पर्ची निकाली है? एक लड़की ने चिल्लाकर पूछा। बेचारा मॉनिटर लड़कियों के निशाने पर आ गया। उसने बेबसी से कहा, ये पर्ची मैंने नहीं निकाली है। चाहे नतीजा जो भी हो, सबने अपनी आंखों से देखा था कि वो पर्ची खुद शिवा ने अपने हाथों से निकाली थी। असंभव, शिवा ऐसी लड़की का पार्टनर कभी नहीं बन सकता। ये तो वही बात हुई कि भेड़िया खुद शेर की मान में घुस रहा है। अगर अवनी जैसे चेहरे वाली लड़की इतने बड़े नाटक में लीड रोल करेगी तो पूरी क्लास एफ बाकी क्लासेस के सामने मजाक बनकर रह जाएगी। पोडियम पर खड़ी मिस लीना का चेहरा भी उतर गया था। अवनी, आखिर हर बार ये अवनी ही क्यों बीच में आ जाती है? लेकिन वो खुद पूरी क्लास के सामने ऐलान कर चुकी थी कि नतीजा जो भी हो, कोई भी उस पर सवाल नहीं उठाएगा। अब अपनी बात से पीछे हटने का मतलब था अपनी ही थू-थू करवाना। मिस लीना के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने शिवा की तरफ देखा और पूछा, शिवा, तुम्हारा क्या ख्याल है? आखिर वो तुम्हारी पार्टनर बनने वाली है। इस वक्त शिवा उस पर्ची को हाथ में थामे पत्थर बना खड़ा था। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने ही हाथों से अपनी बर्बादी चुन ली है। शायद उसकी जिंदगी में इससे कठिन फैसला पहले कभी नहीं आया था। काफी देर बाद शिवा ने अपने दांत पीसते हुए बस एक शब्द कहा, ठीक है, पर्ची मैंने खुद उठाई है, तो अब अपनी बात से कैसे मुकरूं? शिवा का जवाब सुनकर क्लास की लड़कियां और भी ज्यादा बेचैन हो गईं। वे सब चाहती थीं कि मिस लीना दोबारा पर्चियां डलवाएं, लेकिन मिस लीना ने अवनी के डरावने हुलिये को एक बार देखा, कुछ सोचा और फिर कहा, क्लास शांत हो जाइए। मैंने पहले ही कहा था कि निष्पक्ष रहने के लिए हम ड्रॉ का ही सहारा लेंगे। जब शिवा को कोई ऐतराज नहीं है तो फीमेल लीड तय हो चुकी है और अब इस बारे में कोई और बात नहीं होगी। अब चिंता इस बात की नहीं थी कि अवनी कोई मुसीबत खड़ी करेगी या नहीं, बल्कि ये थी कि वो कब मुसीबत खड़ी करेगी। ये सोचकर मिस लीना ने अवनी को चेतावनी दी, ये नाटक बहुत जरूरी है। अगर तुमने इसमें कोई भी गड़बड़ की तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। तब जाकर अवनी की नींद पूरी तरह खुली। ये क्या हो गया? मैं बस एक झपकी ले रही थी और इन्होंने मुझे स्नो वाइट बना दिया। अब मैं इन लड़कियों की आंखों में खटकती रहूंगी। पिछली जिंदगी में इस वक्त अवनी को आर्यन के आदमी पकड़ कर ले गए थे, इसलिए उसे इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ा था। वो इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे होने ही नहीं देती। आर्यन का पॉजेसिव होना और उसका गुस्सा, अगर उसे पता चला कि मैं किसी और की प्रेमिका का रोल कर रही हूं और नाटक के अंत में एक किसिंग सीन भी है, क्या वो इसे धोखा नहीं समझेगा? धत तेरे की, मैंने तो कुछ किया भी नहीं और मैं इस लफड़े में फंस गई। अवनी ने चिड़चिड़ाहट में अपने बाल नोचे। उसे टूटता देख शिवा का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। किसे अपनी मर्जी के बिना इस लफड़े में फंसाया गया है? ये औरत ऐसे क्यों नाटक कर रही है जैसे ये कोई बहुत बड़ी बदकिस्मत हो? रुकिए मैडम, क्या मैं ये रोल छोड़ सकती हूं? अवनी ने झट से हाथ उठाकर पूछा। ये सुनते ही क्लास की लड़कियां फिर से भड़क गईं। क्या अवनी जैसी बदसूरत लड़की? हमारे हैंडसम शिवा ने अभी तक इसे नहीं ठुकराया
और इसकी इतनी हिम्मत कि ये नाटक छोड़ने की बात कर रही है। मिस लीना का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अवनी, स्कूल को अपना घर समझ रखा है क्या? जो मन में आए वही करोगी, कोई नियम कायदा नहीं है। भूलना मत कि तुम अभी प्रोबेशन निगरानी पर हो। अवनी ने मिस लीना की धमकी सुनकर दबी आवाज में गाली दी, शिट। तभी उसके बगल में बैठे शिवा का सब्र टूट गया। अवनी, सच बताओ, आखिर लफड़े में फंसा कौन है, तुम या मैं? अवनी ने उस लड़के की तरफ देखा जो गुस्से से फटने वाला था। उसने अपने गालों पर हाथ रखा और दुखी मन से बुदबुदाई, पर मेरा एक बॉयफ्रेंड है। अगर उसे पता चला और उसे जलन हुई तो मैं क्या करूंगी? मैं सच में बहुत टेंशन में हूं, समझे तुम? शिवा अवनी के चेहरे को देखता रह गया, वो चेहरा जिसे देखकर ही किसी का दिल बैठ जाए। शिवा एकदम चुप हो गया। इस औरत का बॉयफ्रेंड भी है। उसका बॉयफ्रेंड पक्का अंधा ही होगा। अध्याय 37, साक्षात यमराज। स्कूल खत्म होने के बाद अवनी हॉस्टल वापस जाते समय गहरी सांसें ले रही थी। आर्यन के साथ मेरा रिश्ता अभी अभी तो थोड़ा सुधरा था, अब ये क्या मुसीबत आ गई? वो अभी प्रोबेशन निगरानी पर थी, इसलिए वो इस रोल को सीधे मना नहीं कर सकती थी। अब एक ही रास्ता बचा था कि वो शिवा को इतना मजबूर कर दे कि वो खुद ही पार्टनर बदलने की मांग करे। कल मैं उसे एक जबरदस्त सरप्राइज दूंगी। मेरा वो डरावना मेकअप अभी खत्म नहीं हुआ है। अवनी ने मन ही मन अपनी रणनीति बनाई और अपने कपड़े लेकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। अपना मेकअप उतारने और गर्म पानी से नहाने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। वाह टिल्ड, ये आईने में कौन सुंदर कन्या दिख रही है टिल्ड? अरे ये तो मैं ही हूं। मेरे गले में ये क्या चमक रहा है टिल्ड? मेरी सोने की चेन की कीमत 2 लाख से भी ज्यादा है टिल्ड। मैं हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ टिल्ड। जब भी सोकर उठती हूँ मेरा दिल आभार से भर जाता है टिल्ड। मैं खुद से प्यार करने से नहीं रुक पाती टिल्ड। हाँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है टिल्ड टिल्ड टिल्ड। अवनी गुनगुनाते हुए गाने का मजा ले रही थी। उसने अपने बाल सुखाए और अंगड़ाई लेते हुए बाथरूम का दरवाजा खोला। मुझ जैसी सुंदर लड़की टिल्ड, मुझ जैसी प्यारी लड़की टिल्ड, मुझे चाहने वालों की लाइन तो गैलेक्सी तक लंबी हो सकती है। हाँ। जैसे ही उसने दरवाजा पूरा खोला, अवनी के चेहरे के भाव पत्थर की तरह जम गए। उसकी डेस्क के बगल वाली सस्ती सी कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। उस आदमी ने अपना माथा एक तरफ टिकाया हुआ था। उसकी लंबी और सफेद उंगलियों में अवनी का वो रिजल्ट पेपर था जो उसे आज मिला था। हमेशा की तरह उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था जो रात के आसमान से भी ज्यादा गहरा था। उसके सूट की चांदी जैसी धारियां ठंडी चमक बिखेर रही थीं और उसकी गहरी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे सालों से बर्फ की झील में डूबी हों। उनमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था। अवनी का वो साधारण सा लड़कियों वाला हॉस्टल अचानक 18 मंजिला नर्क में बदल गया जहां सैकड़ों भूत चीख रहे थे। जिस कुर्सी पर वो आदमी बैठा था वो अब कोई सस्ती कुर्सी नहीं बल्कि साक्षात यमराज का सिंहासन लग रही थी जिस पर एक विशाल काला नाग लिपटा हो। आर्यन। धड़ाक। अवनी ने पूरी ताकत से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। पक्का मैंने गलत तरीके से दरवाजा खोला होगा। एक पल में मेरा कमरा नर्क कैसे बन सकता है? 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीते, 3 सेकंड बीते। अवनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो खून उल्टा बहने लगा हो। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। एक पूरे मिनट के बाद उसने खुद को थोड़ा संभाला और सावधानी से बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोला। लेकिन जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। आर्यन न सिर्फ अभी भी वहीं था बल्कि अवनी को डर के मारे दरवाजा पटकते देखकर वो और भी खुखार लग रहा था। पूरा हॉस्टल उन ठंडी और काली आंखों की वजह से जम गया था। उसे तो उस राक्षस के सिर के पीछे नीली लपटें उठती हुई दिखाई दे रही थी। बचाओ। अपनी जान बचाने की फितरत और हड्डियों तक पहुंच चुके डर की वजह से अवनी का पहला रिएक्शन था दरवाजे की तरफ भागना। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां कुंडी पर टिकी, डर के उस सैलाब के बीच उसे होश आया, वो भाग नहीं सकती थी। शिट, अब मैं क्या करूं? अवनी के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं और उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने फुर्ती से कुंडी को दूसरी तरफ घुमाया और दरवाजा भागने के बजाय अंदर से लॉक कर दिया। एक गहरी और दबी हुई सांस लेने के बाद अवनी ने अपनी आंखों के डर को छिपाया। फिर वो मुड़ी और आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। उस आदमी की घूरती नजरों के नीचे, जो किसी की हड्डियों को भी जमा सकती थीं, अवनी उसके सामने जाकर रुकी। वो उसकी गोद में बैठ गई, उसके गले में अपनी बाहें डाली और उसके बर्फ जैसे ठंडे होठों को चूम लिया। अध्याय 38। इनाम में एक किस। अभी अभी नहाई हुई अवनी के शरीर से एक प्राकृतिक खुशबू आ रही थी। उसके कोमल और मीठे होंठ कॉटन कैंडी, बुढ़िया के बाल की तरह अद्भुत थे। आर्यन के शरीर के भीतर जो हिंसक और गुस्सैल जानवर जाग रहा था,
वो अवनी के इस समर्पण और उसके गले पर किए गए मासूम चुम्बन से तुरंत शांत हो गया। आर्यन के आसपास के माहौल में आए इस अचानक बदलाव को महसूस कर अवनी ने आखिरकार थोड़ी राहत की सांस ली। भले ही मैं पहले दरवाजे की तरफ भागी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि उसके साथ रोमांस करने के लिए दरवाजा लॉक कर रही थी। इस बात पर तो वो नाराज नहीं होगा ना? डार्लिंग, तुम यहां कैसे? अवनी ने अपनी आवाज में जितना हो सके उतनी खुशी और हैरानी भरने की कोशिश की। आर्यन खामोशी से उसे देखता रहा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी बर्फीली पुतलियां अवनी की आत्मा के पार देख रही थीं। अवनी को थोड़ा डर लगा, क्या वो मेरी एक्टिंग पकड़ लेगा? काफी देर बाद आर्यन के पतले होंठ हिले। तुम्हें चाहने वालों की लाइन गैलेक्सी तक लंबी हो सकती है? अवनी को ये बात समझने में थोड़ा समय लगा। जब समझ आया तो उसे एहसास हुआ कि आर्यन उन गानों के बोल की बात कर रहा था जो वो अभी बाथरूम से निकलते हुए गा रही थी। अवनी को ठंडे पसीने छूटने लगे। नहीं नहीं, वो तो बस एक गाने के बोल थे। गैलेक्सी तक लाइन लगे मेरे जूते की। यहां तो नर्क के 18 लेवल तक पहुंचने की नौबत आ गई है। क्या मुझ जैसी लड़की को चाहने की हिम्मत करने वाले कल का सूरज देख पाएंगे? गलत। मुद्दा तो ये है कि जब मेरे आसपास एक मक्खी तक नहीं फटकती तो चाहने वालों की लाइन कौन लगाएगा? अरे हां, वैसे तुम्हें पता है, मैंने इस बार एग्जाम्स में क्लास टॉप किया है। लैंग्वेज, इंग्लिश और आर्ट्स में पूरे नंबर आए हैं। अवनी ने चालाकी से टॉपिक बदल दिया। आर्यन की उंगलियों ने धीरे से अवनी के कान के पास की बालों की लट को घुमाया और बड़े ही शांत अंदाज में जवाब दिया, हूं। उसके लहजे में कोई हैरानी या शक नहीं था, मानो उसके लिए अवनी का ऐसा रिजल्ट लाना बिल्कुल सामान्य बात हो। आज पूरे स्कूल में जितने भी शक और सवालों का उसने सामना किया था, आर्यन के इस भरोसे ने उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। हैरानी की बात थी कि पूरी दुनिया में अकेला आर्यन ही था जिसे उस पर पूरा यकीन था। आर्यन ने देखा कि अवनी ख्यालों में खोई हुई है और थोड़ी मायूस लग रही है। उसकी लंबी उंगलियों ने अचानक अवनी के होठों को छुआ और उसकी हैरान आंखों के सामने उन्हें धीरे से चूम लिया। तुमने बहुत अच्छा किया। अवनी की पलकें झपकती ही रह गईं। क्या ये इनाम था? मैंने ऐसा क्या किया जिससे आर्यन को लगा कि मैं इनाम में एक किस मांग रही हूं? खैर छोड़ो, जब तक ये राजा खुश है सब ठीक है। तभी अचानक अवनी को याद आया कि ये लड़कियों का हॉस्टल है। ये अंदर कैसे आया? नहीं, बड़ा सवाल यह है कि ये जाएगा कब? आखिरकार हॉस्टल में कभी भी चेकिंग हो सकती है, और अगर वो किसी मर्द को छिपाते हुए पकड़ी गई तो? जब अवनी अपना दिमाग दौड़ा रही थी कि आर्यन को जाने के लिए कैसे राजी करे, तभी उसकी नजर अवनी के खाली बिस्तर पर पड़ी और उसने अचानक पूछा, कंबल कहाँ है? कंबल? अवनी एक पल के लिए सन्न रह गई और फिर उसने सहज भाव से जवाब दिया, मैंने आज उसे धूप में सुखाने के लिए बाहर डाला था, अभी वापस नहीं लाई। मैं अभी लेकर आती हूं। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। अवनी को समझ नहीं आया कि आर्यन ने अचानक कंबल के बारे में क्यों पूछा। उलझन में वो बालकनी की तरफ दौड़ी और कंबल ले आई। उसने बिस्तर को ठीक से बिछाया और तकिए को थपथपाकर फुला दिया। धूप की महक से कंबल और तकिया काफी नरम और आरामदायक लग रहे थे। आर्यन ने संतुष्ट नजरों से बिस्तर को देखा, फिर अपनी लंबी टांगे हिलाते हुए वो अवनी के बिस्तर पर लेट गया। मेरे लिए अब से 2 घंटे बाद का अलार्म लगा दो। अवनी हक्की बक्की होकर उसे देखती रह गई। आर्यन सच में उसके बिस्तर पर सोने की तैयारी कर रहा था। आर्यन सच में यहां सोने वाला है। अगला कदम, अवनी के कमरे में आर्यन सो रहा है और हॉस्टल की वार्डन राउंड पर आने वाली है। अध्याय 35, नरम और आरामदायक। अवनी के छोटे से बिस्तर पर स्कूल की वही पुरानी नीली और सफेद धारियों वाली चादर बिछी थी। उसे स्कूल का कंबल बहुत सख्त और बेकार लगता था, इसलिए उसने स्कूल के सामने वाले सुपरमार्केट से एक नया कंबल खरीदा था। वो कंबल बहुत नरम था, लेकिन उस पर छपे बड़े बड़े गुलाबी फूलों के डिजाइन बहुत ही भड़कीले थे। और इस वक्त आर्यन उसी छोटे से बिस्तर पर लेटा हुआ था जो उसके रुतबे से कहीं मेल नहीं खाता था। उसने वही फूलों वाला कंबल ओढ़ा हुआ था। अवनी को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उसके लेटने भर से वो भड़कीला कंबल भी अब काफी क्लासी और सुंदर लग रहा था। सुनो, क्या तुम सच में यहीं सोगे? अवनी ने धीरे से पूछा। इधर आओ। आर्यन ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे अपने पास आने का इशारा किया। ओह! अवनी ने थूक गटका और एक आज्ञाकारी बच्ची की तरह उसके पास चली गई। अगले ही पल आर्यन ने उसे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया और वे दोनों साथ में लेट गए। अवनी का दिमाग चकरा गया। ये यहां सो तो रहा ही है, ऊपर से मुझे भी अपने साथ सोने पर मजबूर कर रहा है। ये आखिर करना क्या चाहता है? हॉस्टल के गलियारे में लड़कियों के आने जाने की आवाजें और उनके हंसने बोलने का शोर साफ सुनाई दे रहा था। अवनी की जान हलक में अटकी हुई थी। उसने घबराते हुए उसे समझाने की कोशिश की। देखो,
मेरा बिस्तर बहुत सख्त है और यहाँ सोना बहुत तकलीफदेह है। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो क्या तुम घर जाकर आराम करना चाहोगे? आर्यन ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और बोला, लेकिन यहां बहुत नरम और आरामदायक लग रहा है। अवनी का चेहरा उतर गया। ये बिस्तर की बात कर रहा है या मेरी? आर्यन, क्या तुम सच में वापस जाकर आराम नहीं करना चाहते? यहां बहुत शोर है और बिस्तर भी बहुत छोटा है। इसमें तो तुम्हारी टांगे भी ठीक से नहीं आ रही हैं, और फिर डॉक्टर की मदद के बिना तुम्हें नींद भी नहीं आती। और अवनी बहुत कुछ बोलती रही, लेकिन आर्यन के चेहरे पर जाने का कोई संकेत नहीं था। आखिरकार अवनी ने चिढ़कर अपना मुंह बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही वो चुप हुई, उसने अपनी आंखें खोलीं और धीमी आवाज में कहा, बोलती रहो। अवनी को समझ नहीं आया। हाँ? आर्यन, बातें जारी रखो। अवनी, सोने के लिए इसे मेरी आवाज सुननी है, ये इतना मुश्किल क्यों है? अवनी का मन किया कि कंबल फेंककर भाग जाए, लेकिन जाहिर है उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। उसने सिर हिलाया और बुदबुदाई, ठीक है, पर मैं बोलूं क्या? अच्छा, मैं तुम्हें पाई के नंबर सुनाऊं क्या? अवनी ने आजमाने के लिए पूछा। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी तथा अवनी ने शुरू किया, 3.1415926535897। पाई एक कभी न खत्म होने वाला नंबर है। कहा जाता है कि कोई चाहे तो लगातार 10 घंटों तक इसके लाखों अंक सुना सकता है। अवनी ने कभी गिना नहीं था कि उसे कितने याद है, पर जब तक आर्यन रुकने को न कहे उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो चुप हो जाए। उसके बगल में लेटा हुआ वो आदमी इतना हैंडसम था कि पूरे स्कूल का माहौल ही बदल जाए। रात के आसमान जैसे काले बाल, तराशा हुआ चेहरा, बेदाग स्किन और वो पतले होंठ। भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया था, खासकर जब उसने अपनी शर्ट का कॉलर थोड़ा ढीला किया और उसकी गर्दन के पास की हड्डी क्लैविकल दिखाई दी। डर के अलावा अवनी को लगा कि इतने परफेक्ट इंसान के पास लेटना किसी इम्तिहान से कम नहीं था। अवनी को नहीं पता कि वो कितनी देर तक नंबर सुनाती रही। आखिर में वो इतनी थक गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अचानक दरवाजे पर हुई एक तेज दस्तक ने उसे झटके से जगा दिया। टॉक टॉक टॉक। शांत कमरे में वो आवाज बहुत तेज थी। शिट! जिसका डर था वही हुआ। अवनी किसी डरे हुए पंछी की तरह बिस्तर से नीचे कूद गई। उसके बगल में आर्यन अभी भी गहरी नींद में था। दस्तक की आवाज सुनकर उसके माथे पर हल्की सी शिकन आई, जैसे उसे अपनी नींद में खलल पसंद न आया हो। अवनी हैरान रह गई, आर्यन सच में सो गया था? क्या उसे सोने में इतनी तकलीफ नहीं होती थी कि हर बार डॉक्टर की जरूरत पड़ती थी? लेकिन अभी इन सब बातों का समय नहीं था। उसने फुर्ती से आर्यन को हिलाया। आर्यन, आर्यन उठो, जल्दी जागो। अध्याय 40। तुम क्या बला हो? अवनी जानती थी कि आर्यन को नींद से जगाने का मतलब मौत को दावत देना है, क्योंकि सोकर उठने के बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। लेकिन इस वक्त उसे अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत और हॉस्टल के नियमों की फिक्र थी। उसने घबराते हुए फुसफुसाकर कहा, आर्यन, दरवाजे पर कोई है, प्लीज क्या तुम थोड़ी देर के लिए छिप सकते हो? जैसे ही आर्यन ने यह सुना, उसके चेहरे के भाव इतने खूंखार हो गए मानो वो अभी पूरी धरती का विनाश कर देगा। अवनी ने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़े और बड़ी मासूमियत से गुहार लगाई, प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाओ। आर्यन का चेहरा अब भी गुस्से से तमतमाया हुआ था। अवनी ने बिना वक्त गंवाए आगे बढ़कर उसके होठों को चूम लिया और लाड़ से पूछा, अब ठीक है? अवनी की आंखें नम थीं और उसकी आवाज इतनी कोमल थी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। आर्यन का गुस्सा एक पल में जैसे शांत हो गया, हालांकि उसके चेहरे पर अब भी वही सख्त भाव थे। उसे लगा कि ये लड़की क्या उसे इतना भोला समझती है कि एक किस से वो मान जाएगा? उसे अब भी टस से मस न होते देख अवनी ने बेचैनी में उसे एक और किस किया। मैं हाथ जोड़ती हूं, मान जाओ। आखिरकार आर्यन के मुंह से निकला, ठीक है। अवनी का चेहरा खुशी से खिल उठा, शुक्रिया, तुम बस 2 मिनट के लिए बाथरूम में छिप जाओ, मैं बस अभी इसे विदा करके आती हूं। उसने मन ही मन सोचा, वाकई अगर एक किस से काम न बने तो 2 किस काफी हैं। जैसे ही आर्यन बाथरूम में छिपा, अवनी ने गहरा सांस लिया और दरवाजा खोला। सामने शिखा खड़ी थी। अवनी को इस हाल में देखकर शिखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि बिना किसी मेकअप के साधारण से नाइट सूट में खड़ी अवनी पानी से निकले ताजा कमल के फूल की तरह लग रही थी। वो इतनी सुंदर दिख रही थी कि शिखा अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। हालांकि उसे पता था कि वजन कम होने के बाद अवनी अच्छी दिखेगी, लेकिन उसकी असली खूबसूरती का ऐसा जलवा उसने सालों से नहीं देखा था। शिखा को स्कूल की ब्यूटी माना जाता था, लेकिन अवनी के सामने खड़ी शिखा अवनी की खूबसूरती का 10वां हिस्सा भी नहीं लग रही थी। शिखा के चेहरे पर ईर्ष्या साफ देखी जा सकती थी, लेकिन उसने अपनी पुरानी मीठी आवाज में कहा, अवनी, तुम्हें दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगी?
मैं सो रही थी, लेकिन अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं, तुम इतनी जल्दी सो गई। शिखा ने हैरानी जताते हुए कमरे के अंदर कदम रखा। अध्याय 41। सुंदर दिखना मेरी गलती है। अवनी ने आईने में अपनी झलक देखी, वो छोटा सा चेहरा जो हर एंगल से बेमिसाल लग रहा था। उसने तिरछी नजरों से शिखा की ओर देखा और कहा, इतना सुंदर दिखना क्या मेरी गलती है? शिखा एक पल के लिए अवाक रह गई। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हें सावधान कर रही थी। तुमने इतने लंबे समय तक सब कुछ सहा है, तो अब हार मत मानो। आखिरकार उस राक्षस ने तुम में अपनी दिलचस्पी खो दी है और तुम्हें आर्यन विला जिन गार्डन से बाहर जाने की इजाजत दे दी है। अगर उसने देख लिया कि तुम कितनी खूबसूरत हो और उसने तुम्हें छोड़ने से इनकार कर दिया, तो तुम क्या करोगी? हो राक्षस। अवनी ने शिखा की बातें सुनी, अपना हाथ ठुड्डी पर रखा और बुदबुदाई, जब मैं इतनी डरावनी और बदसूरत दिखती थी तब भी आर्यन को मेरे लुक से कोई दिक्कत नहीं थी। शायद वो वाकई मुझसे सच्चा प्यार करता है। शिखा के मुंह से तुरंत निकला, ऐसा कैसे हो सकता है? वो एक पत्थर दिल राक्षस है जो बिना किसी भावना के लोगों की जान ले लेता है। उसे तो औरतों को तड़पाने में मजा आता है। वो पूरी तरह से सनकी है। तुम बस बदकिस्मत थी कि उसने तुम्हें चुन लिया। क्या तुम भूल गई कि पिछले 2 सालों में उसने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया है? अवनी ने सिर हिलाया। ओह, तो ऐसा है। उसे यकीन नहीं था कि शिखा की ये बुराइयां सुनने के बाद बाथरूम में छिपे आर्यन को कैसा महसूस हो रहा होगा। पिछली जिंदगी में शिखा हर बार उनके बीच दरार पैदा करने में कामयाब रहती थी, क्योंकि आर्यन उस पर भरोसा करता था और उसे लगता था कि शिखा उसके पक्ष में है। आर्यन के साथ अपने रिश्तों की वजह से शिखा को बहुत फायदा हुआ था। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत मशहूर हो गई और बाद में उसके पूरे परिवार ने आर्यन के रुतबे का फायदा उठाया। लेकिन अब अवनी जो करना चाहती थी वो था शिखा के प्रति आर्यन के उस भरोसे को जड़ से खत्म करना। वो आर्यन के साथ मेरा रिश्ता खराब करना चाहती है? ख्वाब देखना छोड़ दो। शिखा को डर लग रहा था कि अवनी कहीं आर्यन के प्यार में न पड़ जाए, इसलिए उसने झट से अपना इक्का फेंका साहिल। अवनी, क्या तुम अभी भी साहिल जी से नाराज हो? सच कहूं तो उस दिन साहिल जी की कोई गलती नहीं थी, तुमने जल्दबाजी कर दी थी। अगर तुम उस वक्त साहिल जी के साथ भाग जाती और सबको बता देती कि तुम्हें आर्यन विला में जबरदस्ती रखा गया है, तो तुम दोनों आज साथ होते। लेकिन तुमने नखरे दिखाए और उनके साथ जाने से मना कर दिया। मैंने तुम्हें साहिल जी से मिलवाने और आर्यन विला के नौकरों का ध्यान भटकाने में जो मेहनत की थी वो सब बेकार चली गई। अवनी ने सब सुना, एक लंबी सांस ली और बड़े ही भोलेपन से बोली, शिखा, मुझे पता है कि तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता है। तुमने ही मुझे वो डरावना हुलिया बनाने का आइडिया दिया था ताकि मैं आर्यन से बच सकूं। तुम ही थी जो मुझे भागने में मदद कर रही थी और तुम ही साहिल तक मेरे मैसेज पहुंचाती थी। शिखा को लगा कि अवनी अब भी वही पुरानी मूर्ख है। उसकी आंखों में मजाक था, लेकिन चेहरे पर वही झूठी हमदर्दी। अवनी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? इसलिए मेरी बात मानो, साहिल जी से और झगड़ा मत करो। बड़ी मुश्किल से तुम आर्यन विला से बाहर निकल पाई हो। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाकर साहिल जी के पास जाना चाहिए, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम साहिल जी को वापस कैसे पाओगी? अवनी ने बड़ी चालाकी से शिखा के मुंह से वो सब उगलवा लिया था जो वो आर्यन को सुनाना चाहती थी। वह अब पूरी तरह संतुष्ट थी। उसने अपना संयम बनाए रखा, बाथरूम की दिशा में एक नजर डाली और फिर धीरे से जवाब दिया, किसने कहा कि मैं उसे वापस पाना चाहती हूँ? शिखा ये सुनकर दंग रह गई और अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोली, साहिल जी तुम्हारे मंगेतर थे, लेकिन तुम्हारी चचेरी बहन ने उन्हें चुरा लिया। जाहिर है तुम्हें उन्हें वापस पाना ही होगा। क्या तुम ऐसे ही हार मान लोगी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या ये उस आरती आसानी से छोड़ देना नहीं होगा? शिखा की घबराहट देख अवनी मन ही मन मुस्कुराई। उसने आईने में अपने चेहरे को प्यार से छुआ और फीकी आवाज में कहा, एक पुराने और रद्दी जूते को वापस पाना, क्या ये जरूरी है? अगर आरती को लगता है कि उसने बाजी मार ली है तो उसे खुश रहने दो। 42 मेरे साथ 6 घंटे रुको। पुराना और रद्दी जूता। शिखा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अवनी साहिल के बारे में ऐसी बात कहेगी। साहिल अवनी के लिए किसी भगवान से कम नहीं था। उसके सामने साहिल के खिलाफ एक शब्द बोलना भी गुनाह था। शिखा का दिल हैरानी और शक से भर गया। वो लगातार अवनी को घूरती रही। अवनी, तुम साहिल जी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? इस सब में गलती आरती की थी। उसके पिता ने तुमसे तुम्हारा पूरा परिवार छीन लिया और उसने बेशर्मी से तुम्हारा मंगेतर। साहिल जी के पास कोई रास्ता नहीं था। आखिर क्या हुआ है? तुम अचानक ऐसा क्यों सोच रही हो? अवनी का साहिल के लिए प्यार इतना गहरा था कि उसने उसके लिए अपने माता पिता तक से रिश्ते तोड़ लिए थे। फिर वो इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती थी? अवनी ने बस इतना जवाब दिया,
कुछ नहीं, बस अब मैंने सब समझ लिया है। शिखा ने उसे समझाने की जल्दबाजी की। अवनी, भावनाओं में बहकर कोई फैसला मत करो, आखिर तुम इतने सालों से उसे चाहती हो। अवनी ने जम्हाई ली। उसे इस टॉपिक पर बात करने में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बात काटते हुए कहा, मैं थक गई हूं, अब सोने का वक्त हो गया है, तुमसे फिर कभी बात करूंगी। शिखा और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अवनी बिस्तर पर लेटकर जम्हाई ले रही थी, इसलिए उसे मजबूरन जाना पड़ा। कमरे से बाहर निकलते समय उसके मन में एक ही बात चल रही थी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि स्कूल वापस आने के बाद अवनी बदल गई है। पहले वो जो सोचती थी सब बोल देती थी, लेकिन अब वो बहुत संभलकर बात करती है और उसका अंदाज भी बहुत बेपरवाह हो गया है। जब अवनी को यकीन हो गया कि शिखा जा चुकी है, तो वो उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ी। शिखा के साथ अभी जो उसकी बातचीत हुई थी, उससे उसका आधा मकसद पूरा हो चुका था। बेशक वो इस मौके का इस्तेमाल आर्यन के प्रति अपनी सच्ची भावनाओं को जाहिर करने के लिए करना चाहती थी, लेकिन आर्यन बहुत चालाक था। अगर वो सीधे सीधे बोलती तो उसे लगता कि अवनी को उसके वहां होने का पता है और वो जानबूझकर उसे सुनाने के लिए ये सब कह रही है। इसलिए उसने आर्यन को यकीन दिलाने की जिद नहीं की। उसके लिए इतना ही काफी था कि आर्यन ने वो सब सुन लिया जो शिखा ने अभी अभी कहा था। अवनी ने बाथरूम का दरवाजा खोला और जल्दी से आर्यन को बाहर आने के लिए कहा, सॉरी सॉरी। वो चली गई। वो शिखा थी। मुझे लगा शायद वार्डन राउंड पर आई है। मैं तो बुरी तरह डर गई थी। जब अवनी ने दरवाजा खोला तो आर्यन का लंबा शरीर वॉश बेसिन के सहारे टिका हुआ था। बगल की टोकरी में अवनी के धुले हुए कपड़ों का ढेर था और सबसे ऊपर उसकी स्ट्रॉबेरी प्रिंट वाली इनरवेयर रखी थी। अवनी तुरंत शर्म से पानी पानी हो गई और उसने फुर्ती से एक तौलिया उठाकर उसे ढक दिया। फिर उसने आर्यन के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके जैसे साधारण इंसान के लिए आर्यन के मन की बात जानना नामुमकिन था। उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और पता नहीं चल रहा था कि वो क्या सोच रहा है। आर्यन ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर अपनी उंगलियों से अवनी की ठुड्डी को धीरे से सहलाया। उसकी गहरी आवाज उस छोटे से बाथरूम में गूंजी, 6 घंटे और फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। क्या 6 घंटे? अवनी को समझ नहीं आया। आर्यन, मेरे साथ सो। अवनी, ये क्या हो रहा है? ये तो मेरी उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकला। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा चैप्टर 32 से 42 तक की कहानी, जहां अवनी ने न केवल अपनी बुद्धिमानी से सबको चुप कराया, बल्कि आर्यन के सामने शिखा की असलियत भी खोल दी। आपको आज का ये एपिसोड और अवनी आर्यन के बीच की ये केमिस्ट्री कैसी लगी? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्द ही इसके आगे के चैप्टर्स लेकर आऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चाहने वालों का भी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।